हेलो वेलकम अगेन, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में, या जिनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, या जिनको आप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कह सकते हो। बेसिकली ये दो कैटेगरीज के अंदर आती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर हमारे पास कोलिन ईस्टर्स होते हैं और अल्कलॉइड्स होती हैं। ये डायरेक्टली जाके हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कर्निक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर, इनको जाके डायरेक्टली स्टिमुलेट करती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ दवाइयाँ आती हैं जो हमारे पास होती हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या करती हैं? जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करती हैं, या उसके साथ जाके बाइंड कर जाती हैं और उसको अलाउ नहीं करती एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग होती हैं। और इसकी दो कैटेगरीज मौजूद हैं, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, राइट। अब अगर हम बात करें डायरेक्टली एक्टिंग के बारे में, तो डायरेक्टली एक्टिंग में अगर हम बात करें मस्कुलिनिक एगोनिस्ट के बारे में, तो उसमें हमारे पास कोलिनेस्टर्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट कोलिनेस्टर्स में एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बोकॉल, बिथेनिकॉल एंड सिविमिलीन आती हैं। ये नाम आपको याद होने चाहिए। देन इफ यू टॉक अबाउट अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड के अंदर पाइलोकार्पिन, मस्कुलिन एंड ऑक्सीट्रम्यूरिन आ जाती हैं। अगर हम बात करें निकोटिन एगोनिस्ट के बारे में, तो उसमें निकोटीन, लोबिलिन, डायमिथाइल फिलाइन, पैरेंजीनियम आ जाती हैं। सो दीज आर द ड्रग्स। अगर हम बात करें इनडायरेक्टली एक्टिंग की, सो आई टोल्ड यू दैट इनडायरेक्टली एक्टिंग में दो कैटेगरीज आती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इफ यू टॉक अबाउट रिवर्सिबल, वी हैव नियोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन, पायरोस्टिगमीन, एट्रोफोनियम, टेक्रीन, डोनापिजिल, ग्लेंटामीन, रिवास्टिगमीन, अदर लॉट ऑफ नेम्स आर देयर। इरिवर्सिबल एक्टिंग के अंदर बात करें तो ये कोवेलेंटली बाइंड करती हैं और ये बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन्स होती हैं, राइट। इनमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो इकोथायोफेट है, आइसोफ्लोरोफॉस्फेट है, पैराथायोन, मेलाथायोन। बाकी नाम आप खुद पढ़ सकते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चार आपको नाम ऊपर वाले आने चाहिए, ठीक है। ये सैरिन या सोमन जो है ये एज ए वॉर वेपन इस्तेमाल हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। पहली बात तो आपको ड्रग्स की कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आपको उन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। अगर हम बात करें डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के बारे में, तो वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली जाके मस्कर्निक या निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी और उनको एक्टिवेट भी करेंगी। सो ये डायरेक्टली एक्टिंग होंगी। अगर हम बात करें इनडायरेक्टली एक्टिंग दवाइयों के बारे में, तो वो क्या करेंगी, वो इनहिबिट करेंगी एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को, जो एंजाइम जो है वो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एसिटाइल कोलिन की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात इसने वही यहाँ बताई हुई कि इंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर या न्यूरो इफेक्टर जंक्शन पे बढ़ जाएगी और जो रिस्पॉन्स होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है जनाब। इसके अलावा एक और बात इसने बताई हुई है कि कुछ कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स इस तरह के होते हैं जो सीडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम को भी इनहिबिट करते हैं, तो ये बात इसने बताई हुई है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ इस कैटेगरी में इनडायरेक्ट एक्टिंग में इस तरह की भी होती हैं जो ना सिर्फ कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, साथ में जाके वो रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इसने नियोस्टिगमीन की एग्जांपल बताई हुई है, ये जो है वो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर भी है, साथ में ये जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करती है। सो ये दवाई जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नियोस्टिगमीन जो है वो इनहिबिट भी करती है इसको और निकोटिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कोलिनेस्टर्स के बारे में, जो आपको मैंने बताया कि डायरेक्टली एक्टिंग है। एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बोकॉल, बिथेनिकॉल, इनकी हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। अब ये ईस्टर्स हैं कोलिन के और ये परमानेंटली चार्ज्ड हैं तो जाहिर सी बात है दे आर द पोलर हैं, तो वो लिपिड्स के अंदर इनसोल्यूबल होंगे और पोलरली एब्सॉर्ब होंगे। इसका मतलब है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, हमारे सीएनएस में नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर द हाइड्रोफिलिक नॉट द हाइड्रोफोबिक, ठीक है जनाब। और ये सारे हाइड्रोलाइज हो जाते हैं हमारे जीआईटी ट्रैक में। एसिटाइल कोलिन तो बहुत रैपिडली हाइड्रोलाइज होता है, इसके लिए इसकी हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स के अंदर है, तभी तो ये हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता दवाइयों के अंदर, मतलब एज ए इसका कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है। मिथाकोलिन, कार्बोकॉल, बिथेनिकॉल आर रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलाइसिस बाय कोलिनेस्टरेज एंजाइम। कोलिनेस्टरेज एंजाइम इनको हाइड्रोलाइज नहीं करता, इसलिए इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन, राइट। अब हम बात करते हैं पाइलोकार्पिन, मस्कुलिन
एंड ऑक्सोट्रिमोरिन के बारे में, थोड़ा ये मुश्किल है नाम प्रोनाउंस करना, इनके हम बात करते हैं। अब ये अल्कलॉइड्स हैं, 2 कैटेगरीज बताई थी आपको मैंने, कोलिन बता चुका हूँ। अब हम इनकी बात करते हैं, अल्कलॉइड्स हैं और ये नेचुरली मिलती हैं और सिंथेटिक भी होती हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रशरी अमाइंस होती हैं। अब ट्रशरी अमाइंस जो हैं वो CNS को क्रॉस करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं, ये वेल अब्जॉर्ब होती हैं। क्वाटनरी अमाइंस जो है वो क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये क्वाटनरी कोलिनोमेटिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल मस्कुलिन है, ये क्रॉस नहीं करती, जबकि ये वाली कंपाउंड्स जो है क्योंकि ये ट्रशरी अमाइंस हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। तो ये नाम भी आप पढ़ सकते हैं, पायरोकार्पिन, निकोटीन, लोबिलाइन, ये वेल एब्जॉर्ब्ड हैं। ठीक है जनाब। अब निकोटीन की बात कर रही है, निकोटीन जो है वो लिपिड सॉल्युबल है और वो स्किन से एब्जॉर्ब हो सकता है। अब इनकी एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के थ्रू होती है, चीफली लीवर के थ्रू नहीं होती है। अब इसने एक दवाई बताई है, ये वार्डनसिलिन। वार्डनसिलिन जो है वो पार्शियल निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आपको डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्टिंग के बारे में, तो आपको मालूम है कि डायरेक्टली जो है वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करती हैं और ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करती हैं मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। अब अगर हम बात करें M1 और M3 रिसेप्टर की, M1 रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये आपके ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज के ऊपर, आपके CNS के न्यूरॉन्स के ऊपर। M3 के बारे में पता है आपको, ये स्मूथ मसल्स के ऊपर, GIT के स्मूथ मसल्स हों, ब्लैडर के स्मूथ मसल्स हों, चाहे आपके ये लंग्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, यानी ब्रोंकाइल्स के ऊपर भी मौजूद होते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर, आपकी आइज़ के ऊपर M3 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, CNS के ऊपर ये मौजूद होते हैं। तो जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है, IP3 और DEG हमारे पास सेकंड मैसेंजर बनते हैं और ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए। अब हम अगर बात करें M2 और M4 के बारे में, M2 के बारे में बताया था कि आपको हार्ट और ये स्मूथ मसल्स CNS प्रीसिनेप्टिक साइट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। और M4 के बारे में पता होना चाहिए आपको, ये CNS और ये आपके वैगल नर्व के ऊपर मौजूद होते हैं। और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं हमारे पास एडेनाइलेज साइक्लेज एंजाइम को। एडेनाइलेज साइक्लेज के बारे में पता होगा आपको, ये ATP को कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP के अंदर। ठीक है, अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो साइक्लिक AMP का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए दोनों कैटेगरीज का। अब अगर हम बात करें निकोटिन रिसेप्टर के बारे में, तो निकोटिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रिसेप्टर बेसिकली सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं। निकोटिन रिसेप्टर की टाइप्स कितनी होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, NN और NM। NN के बारे में बताया आपको, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के ऊपर मौजूद होते हैं और ये कुछ प्रीसिनेप्टिक साइट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। और NM के बारे में तो पता है आपको, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर मौजूद होते हैं स्केलेटल मसल्स के। अब जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन होता है और डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। सो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए। राइट, अब हम ड्रग्स की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एसिटाइलकोलिन के बारे में। एसिटाइलकोलिन के बारे में पता है आपको, ये डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ये सिलेक्टिव नहीं है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर पर भी लगती है, निकोटिनिक रिसेप्टर पर भी लगती है। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है वो इनहिबिट करता है, रैपिडली मेटाबोलाइज करता है, रैपिडली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत शॉर्ट होती है। राइट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्शंस क्या होंगे, एक्शन सारे पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स होंगे, पैरासिम्पैथिक एक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट को कम करेगी, कार्डिक आउटपुट को कम करेगी, क्योंकि नेगेटिव आइनोट्रॉपिक होते हैं ये। राइट, और ये वेज़ोडाइलेशन करवाएगी, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। साथ में ये क्योंकि पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी को बढ़ाएगी तो GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देगी, यानी GIT के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को करवाना शुरू कर देगी, यानी पेरिस्टालसिस को बढ़ा देगी। और जो हमारे पास स्फिंक्टर्स हैं रिलेटेड टू GIT उनको रिलैक्स करवा देगी, यानी पेरिस्टालसिस बढ़ जाएगी और साथ में मैच्योरेशन भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मसल्स रिलैक्स करेंगे, क्योंकि स्फिंक्टर्स रिलैक्स करेंगे और मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये काम होगा। इसके अलावा जो सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो सिक्रेशन से सलाइवा की या जो एंजाइम्स की सिक्रेशन से वो भी बढ़ जाएंगी ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। साथ में क्या होगा, आपका जो स्मूथ मसल्स है यूट्रस का, वहाँ पर भी मौजूद होते हैं रिसेप्टर, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका जो उसका डिट्राउजर मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे M3 रिसेप्टर मौजूद है। और साथ में जो आपका यूरेथ्रा का स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करेगा, तो मैच्योरेशन होना शुरू हो जाएगी, यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जो ब्रोंकायोल्स हैं
वहां पर भी M3 रिसेप्टर मौजूद हैं, तो जब वो स्टिमुलेट होंगे तो वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करवाएंगे, तो ब्रोंकाइल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। और जो आपके आइरस आई का जो आइरस है वहां पर भी M3 रिसेप्टर मौजूद हैं, जब वो स्टिमुलेट होंगे तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगे और क्या होगा, मियोसिस होना शुरू हो जाएगी। राइट, पीपल की जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, मियोसिस होना शुरू हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में लैक्रिमेशन करवाएंगे, स्लेवेशन करवाएंगे, स्वेट ग्लैंड की सिक्रेशन को बढ़ा देंगे। अब अगर हम बात करें यूज़ के बारे में, एसिटाइल कोलिन का ऐसा कोई यूज़ नहीं है, थेरापेटिक यूज़ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट है, इसको मिली सेकेंड्स के अंदर ही कोलिन स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बिथेनिकॉल के बारे में। वंस अगेन बिथेनिकॉल डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और ये कोलिन ईस्टर है। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको हमारे पास कोलिन ईस्टरेज एंजाइम इनएक्टिवेट नहीं करता, यानी एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम है इसको इनएक्टिवेट नहीं करता। इसका मतलब है इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एसिटाइल कोलिन। राइट, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ हमारे पास मस्करनिक रिसेप्टर पे लगती है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे ये हमारे पास नहीं लगती है। ठीक है, और इसके जो मेजर एक्शंस होते हैं वो आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और आपके जीआईटी ट्रैक के ऊपर होते हैं। यानी आपके यूरिनरी ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगी जो रिसेप्टर वहाँ मौजूद हैं, और आपके जीआईटी ट्रैक के ऊपर रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी। बिथेनिकॉल के बारे में कहा जाता है कि बिथेनिकॉल एक्टिवेट्स बोवल्स एंड ब्लैडर्स। बोवल्स यानी इंटेस्टाइन और ब्लैडर यानी आपका जो ब्लैडर के ट्राउजर मसल है, जो स्फिंक्टर है, उनको स्टिमुलेट करेगी। राइट, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, 1 आवर है। इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं हम एटोनिक ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, डिलीवरी के बाद ब्लैडर को स्टिमुलेट करने के लिए या किसी सर्जरी के बाद अगर यूरिनरी रिटेंशन हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बेसिक इस्तेमाल क्या है, यूरिनरी रिटेंशन के अंदर है, लेकिन वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होनी चाहिए। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन के अंदर हम बिथेनिकॉल को इस्तेमाल करते हैं। अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन है इसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, या अगर रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस है उसमें भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास के यूजेस आ गए। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होंगे, सारे कोलिनर्जिक क्राइसिस वाले सिम्टम्स होंगे। स्वेटिंग होगी, सैलिवेशंस होगी, फ्लशिंग हो जाएगी डायलेशन की वजह से, नोजिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स आप खुद पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसको हम अस्थमा के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करवाती है। हम जानते हैं क्योंकि लंग्स के ऊपर M3 रिसेप्टर मौजूद हैं, ब्रोंकाइल्स के ऊपर, वो जब स्टिमुलेट होंगे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होगी तो अस्थमा वर्स हो जाएगा, तो इसके इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर के अंदर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे M1 रिसेप्टर होते हैं आपके पैराइटल सेल्स के ऊपर, जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो HCl सिक्रेट होता है, तो पेप्टिक अल्सर के अंदर भी हम इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कोरोनरी इंसफिशिएंसी है या दिल की कोई बीमारी है तो उसमें भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव आइनोट्रॉपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, नेगेटिव ड्रामाट्रॉपिक है, तो उनके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें एंटीडोट, अगर ओवरडोज कर दिया जाए इस दवाई का तो हम एट्रोपिन को इस्तेमाल करते हैं। ये एंटी हमारे पास मस्करनिक दवाई है एट्रोपिन, तो इसको इस्तेमाल करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, इसकी ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए, बिथेनिकॉल के ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं पाइलोकार्पिन के बारे में। अगर हम बात करें पाइलोकार्पिन के बारे में तो पाइलोकार्पिन इज द टर्शियरी अमीन, और इसको जो है वो एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम इसको भी हाइड्रोलाइज नहीं करता। ठीक है, ये भी स्टेबल रहती है, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लॉन्गर होगी। और ये भी इसकी भी जो एक्टिविटी है सिर्फ मस्करनिक है, निकोटिनिक नहीं है। और ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, क्योंकि ये टर्शियरी अमाइन है। जो क्वार्टरली अमाइंस होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसको हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करने के लिए, यानी ग्लाइकोमा में इस्तेमाल करते हैं। इंट्राऑकुलर टेंशन को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोमा में, यानी इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी टू रिड्यूस इंट्राऑकुलर प्रेशर या इंट्राऑकुलर टेंशन इन ग्लाइकोमा। ठीक है, और इसका एक्शन जो है वो 1 डे तक लास्ट करता है, यानी ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये पता होना चाहिए आपको। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं निकोटीन के बारे में। अगर हम बात करें निकोटीन के बारे में तो निकोटीन इज़ अ प्लांट अल्कलॉइड, ये अल्कलॉइड वाली कैटेगरी में आता है। ये आपको टोबैको प्लांट में मिलता है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें जो केमिकल होता है वो निकोटीन होता है, उसको हम पैराडीन कहते हैं। इसमें केमिकल इट इज़ अ पैराडीन, राइट। 90% इसको थ्रू इनहेलेशन ये एब्जॉर्ब होती है, ये क्विकली एब्जॉर्ब होती है सारे ब्लड फ्लड्स के ज़रिए, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करती है। 80 to 90% जो है ये आपकी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, और इसका जो एलिमिनेशन टाइम होता है वो 2 आवर होता है।
और जो इसका मेजर मेटाबोलाइट होता है वो कॉटिनीन है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं इसकी बेसिस के ऊपर, यानी निकोटीन को हम टेस्ट कर सकते हैं इस मेटाबोलाइट की बेसिस के ऊपर। अब अगर हम बात करें, ये सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, और क्या करेगी, ये गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन करवाएगी लो डोजेस के ऊपर। हाई डोजेस के ऊपर ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवा देगी एट द गैंग्लियास। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये स्टिमुलेट भी करती है कैटेकोलामीन्स की रिलीज को, यानी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को भी रिलीज करवाएगी। ये हाईली एडिक्टिव है, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, और ये अटेंशन को इम्प्रूव करती है, मेमोरी को इम्प्रूव करती है। लेकिन अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो नर्वसनेस हो जाएगी, ट्रिमर्स होना शुरू हो जाएंगे, और सीजर्स होना शुरू हो जाएंगे, और पैनिक अटैक होना शुरू हो जाएगा। अब हम निकोटीन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं। इनिशियली जो है ये आपको नोजिया करवाएगी, वोमिटिंग भी करवाएगी क्योंकि वोमिटिंग सेंटर को जाके स्टिमुलेट कर देगी, और आपकी सेंसरी जो नर्व एंडिंग होती हैं स्टोमक की, उनको भी स्टिमुलेट करेगी, और ये वक्त के साथ टॉलरेंट भी हो जाएगी। और ये एडिस को भी सिक्रेट करवाएगी क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेट करेगी, और फ्लूइड रिटेंशन करवाएगी। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा क्योंकि कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा आपका, राइट। आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर बढ़ जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोक में होती है वो ऑक्सीजन के साथ बेटरली कंबाइन कर सकती है हीमोग्लोबिन के मुकाबले में। सो ऑक्सीजन की जो कैरी करने की कैपेसिटी है ब्लड की, हीमोग्लोबिन की, वो भी ये कम कर देगी। इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको इस्तेमाल हम एज ए स्टिमुलेंट करते हैं या एंज़ोलाइटिक के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, और निकोटीन को जो है वो स्मोकिंग छुड़वाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिम्टम्स को विदड्रॉ किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।